हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, एक बार की बात है, आज से कुछ 4500 साल पहले, जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टीवी नहीं था, ना ही कोई इलेक्ट्रिक बल्ब एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस समय कुछ स्मार्ट और सिविलाइज्ड लोग जरूर थे। ये लोग इतने सिविलाइज्ड थे कि उस समय की सिविलाइजेशन को देखकर लगता है कि हमारे पूर्वजों से ही हमें ये सब मिला है। तो उस जबरदस्त सिविलाइजेशन को बुलाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलो शुरू करते हैं और इस स्मार्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी के शहरी लोगों से थोड़ा सा मिलकर आते हैं। तो सबसे पहले एक दिन 1921 को दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज कर डाली। फिर उसके अगले ही साल 1922 से 1923 के बीच में आर.डी. बैनर्जी जी ने मोहनजोदारो, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसकी खोज कर डाली। फिर क्या था, लोग तो एकदम हैरान हो गए कि इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना पुराना ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न शहर है ये। तो लोगों ने क्या देखा कि ऐसे सीधी सीधी सड़कें हैं, साथ में बिल्डिंग्स हैं, एकदम सेट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखा गया। तो शहर का लेआउट बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारी चॉकलेट की ग्रिड्स होती हैं। तो बड़ी बड़ी सड़कें थी, सीधी थी, और बिल्कुल सड़कें जो थी ना वो एकदम बुलक कार्ट फ्रेंडली सड़कें थी। और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स और रोड्स बनाए गए थे वो बेक्ड ब्रिक्स से बनाए गए थे। मतलब क्वालिटी का ना के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था, एकदम टिप टॉप क्वालिटी की बिल्डिंग्स और रोड्स देखे गए थे। तो घरों की तो बात ही क्या करें, घर छोटे या बड़े हो सकते थे, लेकिन हर घर में एक किचन, एक कोर्टयार्ड, एक बाथरूम और एक प्राइवेट वेल तो जरूर होता था। और घर चाहे सिंगल स्टोरी हो या फिर डबल स्टोरी हो, लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई थी इन सब घरों की। फिर क्या था, जितना भी गंदा पानी था वो घरों से निकलकर कुछ कवर्ड ड्रेन्स में जाता था, और इन कवर्ड ड्रेन से एक प्रॉपर डिस्टेंस पर होता था मैनहोल, जो उन ड्रेन्स की क्लीनिंग के लिए, टाइम टू टाइम क्लीनिंग के लिए बनाया गया था। मोहनजोदारो में ना एक बड़ा सा ग्रेट बाथ बनाया गया था, जिसे ये ग्रेट बाथ बुलाते थे, जो कि एक पब्लिक वाटर टैंक था। एक ऐसा वाटर टैंक जिसमें पानी भरा हुआ था और उसकी जो साइड्स थी वो बिटुमिन से कवर्ड थी, मतलब कि वो वाटर प्रूफ टैंक था। तो इस वाटर प्रूफ टैंक में ये बोला जाता है कि या तो वो इसको एज अ स्विमिंग पूल यूज करते थे, या तो वो एक शाही स्नान, मतलब एक रिलीजियस बात के लिए ये बनाया गया था। तो उनका मेन काम था फार्मिंग, जहां पर वो वीट, बाले, वेजिटेबल्स, कॉटन, ये सब कुछ ग्रो करते थे। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉटन को सबसे पहले फार्म करने वाले, फार्मिंग से ग्रो करने वाले हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ही हमारे पूर्वज थे। फिर क्या था कि मिल्क, मीट, एग्स, ये सब उनके खाने में शामिल रहता था, जो कि आज हम सब की प्लेट्स में भी देखने को मिलता है। ये सब लोग आज के जैसे लोग गोट्स, बफलोज को अपना पेट, डोमेस्टिक एनिमल बनाते हैं, वैसे ही उस समय गोट्स, बफलोज, एलिफेंट्स, हम्प्ड बुल्स को पाला करते थे। इवन कैट्स और डॉग्स को भी अपने पेट्स के जैसे ही वो रखते थे। इंडस वैली के लोग ना बहुत ही जबरदस्त ट्रेड भी करते थे। इनका बनाया हुआ सामान मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और पर्शिया में भी मिला था। तो बेसिकली ये अब जहां पर रहते थे ना, वहां से दूर दूर तक की जगहों तक ट्रेड करते थे। इनके यहाँ पर लोथल में डॉकयार्ड भी मिला था, और साथ ही साथ ये यूज करते थे ब्रॉन्ज के टूल्स, और वेट्स और मेजर्स को भी यूज करते थे। अगर हम देखें तो इनके पास 2000 से भी ज्यादा सील्स मिले हैं। एक ऐसी सील्स जो छोटी हुआ करती थी, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप की होती थी, और उन पर ना कुछ तस्वीरें ऐसे बनाई, कार्व की गई होती थी, जैसे कि एक हम्प्ड बुल या फिर किसी यौगिक पोज वाले एक इंसान की। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि इन पर कई बार कुछ स्क्रिप्ट भी लिखी हुई मिली है।
लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ इस समय तक प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ये है कि जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो आज तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमें ये नहीं समझ आ पाया है कि ये क्या करते थे, ये क्या सोचते थे। मतलब ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, वो हमने खुद सोच, मतलब इनकी चीजों को देखकर अनुमान, मतलब एक गेसिंग गेम की तरह हमने खेला है और ये पूरा गेस करके इनकी पूरी सिविलाइजेशन को हमने डिस्क्राइब किया है। उस समय उन्होंने एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बनाई थी जो एक बहुत ही अच्छे पोज में देखी गई है, और वहां के मेन और विमेन दोनों ही स्टाइलिश हुआ करते थे, जैसे हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ के भी दोनों ही मेन विमेन स्टाइलिश हुआ करते थे और वो नेकलेसेस, बैंगल्स, इयररिंग सब कुछ पहनते थे। जो रिच लोग होते थे वो गोल्ड और आइवरी का यूज करते थे, मतलब अपने ज्वेलरी में, और जो पुअर लोग होते थे वो शेल्स और कॉपर की बनी हुई ज्वेलरी को पहनते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बच्चे थे आप जैसे, वो भी काफी मजेदार थे। वो चेस गेम्स खेलते थे, डाइस गेम्स खेलते थे, उनके पास व्हील्ड टॉयज, कार्ड्स, एनिमल्स, डॉल्स, ये सब कुछ होता था और ये सब कुछ बना होता था टेराकोटा का। तो उनके समय पर हमें कोई टेम्पल्स तो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन वहां पर मदर गॉडेस की फिगरीन्स और पशुपति की सील्स हमें जरूर मिली हैं। साथ ही साथ उनका विश्वास था लाइफ आफ्टर डेथ में। तो जैसे हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी बात की थी कि जिंदा रहते रहते जैसी मर्जी जिंदगी कटी हो, लेकिन मरने के बाद सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब भी कोई मरता था ना, तो उसके साथ क्लोथ्स, यूटेंसिल, ज्वेलरी सब कुछ साथ में ही दफना दिया जाता था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। अर्थक्वेक आया, फ्लड्स आया, या रिवर ने अपना कोर्स बदल लिया, ये तो हम नहीं जानते। बोला तो ये भी जाता है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, ये सब हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो हुआ और ये महान सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अब इंडस वैली के लोग तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए स्मार्ट प्लानिंग्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और क्लीनिंग हैबिट्स, आर्ट और फार्मिंग। तो जब भी आप कोई नीट एंड क्लीन गलियां देखो, कोई टी शर्ट देखो, कोई ग्रिड मैप देखो, तो एक बात जरूर याद रखना, ये सब हमें किसने दिया है? हमारी पुरानी सभ्यता, हमारे जो पूर्वज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन्होंने दिया है। अब क्योंकि स्टोरी खत्म हो ही चुकी है, तो मैं आपको एक और चीज यहीं पर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, और वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस सिविलाइजेशन की जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी 1921 में, वो थी हड़प्पा में डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बुलाते हैं। और इंडस वैली इसलिए, ये तो आप मुझे बता ही सकते हो, अब तक हमने मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ी है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नाम देने का मतलब ये है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर के अराउंड डेवलप हुई थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है हमारी मेन रिवर, इंडस रिवर, राइट। इसी के अराउंड और इसकी जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके अराउंड ही ये पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, और इसमें जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी दैट वाज हड़प्पा। इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें, काफी ज्यादा पार्ट हम इसका पाकिस्तान में देखते हैं और कुछ पार्ट इसका इंडिया में भी है। तो प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी 4500 साल पहले। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन की बात करते हैं, तो जैसे हमने बात की थी, तो अब देखो, अब हम चैप्टर के उस पार्ट में आ चुके हैं जहां पर हम ये देखेंगे कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमने वहां पर क्या लिखना है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर की थी, और उसके बाद मोहनजोदारो वॉज एक्सकवेटेड इन 1922 टू 1923 बाय आर.डी. बैनर्जी, और ये दोनों ही इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिसर्स हुआ करते थे। अब ये जैसे हम बात करते हैं, ये जो ब्राउन में है ना, दिस इज ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया जो हमने डिस्कवर किया है। अभी अगर आप रिसेंटली अगर आप न्यूज में पढ़ोगे ना, तो गुजरात
गुजरात के आसपास भी कहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। बेसिकली वहां पर भी खोद खोद के ये पुरानी जो सभ्यता है ना उसको कुरेद के निकाला जा रहा है, तो काम अभी भी चल रहा है। देन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्कवरीज थी ना, पहले ये माना गया था कि जो आर्यंस थे वहां से ही इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है, पहले लोगों का यही मानना था। लेकिन जब यहाँ पर एक हाईली एडवांस्ड और अर्बन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स थे वो मिले, तब हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री सिर्फ कोई 2000 साल पुरानी नहीं बल्कि उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन है। इसका टाइम पीरियड था अराउंड 2500 BCE टू 1500 BCE एंड दैट इज ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। तो बेसिकली ये एक्टिव पीरियड था। तो जैसे हमने डिस्कस किया है अभी तक कि अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन को पीछे की तरफ देखते हैं तो हम रिवर्स काउंटिंग में जाते हैं और आगे की तरफ हम इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में। तो जो कॉमन एरा है, कॉमन एरा से अगर हम पीछे को जाए तो हम हमेशा ही ईयर्स को बैकवर्ड काउंट करते हैं, करेक्ट। तो अब इस एज को ना हम ब्रॉन्ज एज बुलाते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये वो समय था जहां पर ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज क्या होता है हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर दैट इज Cu एंड टिन दैट इज Sn। तो ये एक एलॉय था कॉपर और टिन का जिसको यूज करके टूल्स, वेपन्स और सारी चीजें बनाई जाती थी। ये वो समय नहीं था जहां पर आयरन की चीजें बनती थी। ब्रॉन्ज एज के बाद आई थी आयरन एज। तो ये वो एरा था जहां पर ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था टूल्स को या वेपन्स को बनाने में। फिर क्या हुआ? फिर इनके ट्रेड लिंक्स को अगर हम देखें तो ये सब बिल्कुल बिगनिंग है, ठीक है। इस सब को हम इन डिटेल देखेंगे बाद में। तो ये जो ट्रेड लिंक्स हैं, ट्रेड लिंक्स हमें इनकी सील्स और पॉटरी से मिले हैं जो एंशिएंट सुमेरियन सिटीज में मिली हैं। तो अब ये सुमेरियन सिटीज क्या थी? सुमेरियन सिटीज ना वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सेंटर्स देखे गए हैं। और ये जो एंशिएंट मेसोपोटामिया है ना, जो अगर आज के दिन में वो इराक में आता है, इराक का जो सर्दर्न पार्ट है उसमें आता है, तो वहां पर भी इनकी सील्स और पॉटरीज मिली थी। तो दे वर बेसिकली देयर सील्स हैव बीन फाउंड देयर। इसका मतलब कि वो लोग ट्रेड भी करते थे बाकी सारी सिविलाइजेशंस के साथ। सो इट शोज दैट द सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया एंड अनदर मेजर सिविलाइजेशन ऑफ दैट एरा। तो ये वो सिविलाइजेशन थी जो उसी समय एग्जिस्ट कर रही थी जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट की थी। सो द की साइट्स, इसकी जो मेन दो साइट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, पहली है मोहनजोदारो और दूसरी है हड़प्पा। बाकी सारे साइट्स का नाम भी पढ़ेंगे बट पहले दो की साइट्स की बात करते हैं। तो मोहनजोदारो आज के टाइम पर सिंध पाकिस्तान में है और मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। तो ये बेसिकली इंडस वैली रिवर जो है उसी लरखाना डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये साइट डिस्कवर की गई थी। और इसमें देखा गया है कि सीधे रोड्स, वाइड रोड्स और वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था और यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड इट इज सेड टू बी लार्जर दैन द हड़प्पा, ठीक है, जो इसकी फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट क्या थी? हड़प्पा थी, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है इन पंजाब। मतलब जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें ये साइट आज के टाइम पर देखी गई है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। तो ये रावी रिवर के बैंक पर है, ये इंडस रिवर के बैंक पर है इन मॉन्टेगमरी डिस्ट्रिक्ट, नाउ जिसे आज के टाइम पे हम साहिवाल बोलते हैं। तो ये लाहौर से ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इसे नॉर्दर्न कैपिटल भी बुलाया जाता है। तो ये वो साइट थी जो 1921 में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। फिर हम चलते हैं अर्ली बिलीव्स और न्यू डिस्कवरीज पर। तो इनिशियली यही माना मतलब इट वाज बिलीव दैट द सिविलाइजेशन कन्फाइंड टू इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो यही हमने देखा, जो मैप था उसमें भी हम यही देख रहे थे कि जो इंडस रिवर है ना और इंडस रिवर के आसपास वाली जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये सारी सिविलाइजेशन यहीं पर एग्जिस्ट करती हैं, हमने यही देखा। लेकिन बाद में जब ये पूरा यहाँ पर खुदाई हुई, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए, तब देखा गया कि सिर्फ ये
पाकिस्तान या इंडिया के सिर्फ उस हिस्से में नहीं है जहां पर इंडस रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट ये नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड की हुई देखी गई। इसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, इट हैज़ मोर देन 2800 साइट जो आज तक डिस्कवर हुई है। क्या पता इससे भी ज़्यादा हो, राइट? क्या पता पूरे इंडिया और पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान के बियॉन्ड भी, अफगानिस्तान में भी यही फैली हो। तो अभी के टाइम में अगर हम देखे जाएं तो अभी के टाइम पर मोर देन मतलब अराउंड 2800 साइट्स डिस्कवर की गई हैं। सो दिस मेक्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट टाइम्स, राइट? अब हम बात करते हैं कि इसे हम इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बुलाते हैं। ऑल्दो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इन रिटन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है ताकि जब आप रिवाइज करोगे और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो और सिर्फ नोट्स देख रहे हो तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए। तो इट इज कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि मेजर जो सिटीज है, मोस्टली जो सिटीज है, नॉट मेजर, मोस्टली सिटीज आर लोकेटेड अराउंड इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि इनकी जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी दैट वाज हड़प्पा एंड अदर साइट्स शेयर्ड द सिमिलर फीचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ना कुछ साइट्स के नाम हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि लोथल जो आज के टाइम पे गुजरात में है, इंडिया में। सो इट वाज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन विद द डॉकयार्ड। फिर दूसरी है सरकोदा जिसे जो गुजरात में है अगेन, एंड द एविडेंस ऑफ द हॉर्स बोन्स यहाँ पर देखे गए हैं। रोपड़ पंजाब में, तो इट इज फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सतलुज। देन कालीबंगन राजस्थान में, नोन फॉर द फायर ऑल्टर्स एट द प्लो फील्ड्स। देन कमिंग ऑन टू आलमगिरी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर ये इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट देखी गई है, मतलब अभी तक जितना डिस्कवर हुआ है सबसे ईस्ट में जो साइट देखी गई है दैट इज दिस आलमगिरी इन उत्तर प्रदेश जो आज के टाइम पर इंडिया में है। देन बनावली इन हरियाणा, इट इज द फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नोन फॉर इट्स फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स। राखीगिरी इन हरियाणा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट IVC साइट। ये IVC क्या है? So IVC is nothing but the Indus Valley Civilization ही है, तो ये उसकी सबसे बड़ी साइट बताई जाती है। देन धौलावीरी गुजरात जो है, इट इज सोफिस्टिकेटेड, उसका सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट और प्लानिंग वहाँ पर देखी गई है। तो ये हर वो साइट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हुई है, मतलब सारी नहीं, 2800 है, तो उतनी तो हमने यहाँ पर नहीं लिखी, बट मेजर हमने लिखी हैं वो आज के टाइम पर कहाँ पर हैं। और दूसरी बात कि उनके जो फेमस स्ट्रक्चर्स हैं उस समय के वो क्या हैं, तो वो हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया। अब हम आते हैं इसके मेन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो सबसे पहले ये सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन देखी गई जो आज से 4500 साल पहले ढूंढी गई थी, और यहाँ के लोग काफ़ी हाईली सिविलाइज सोसाइटी मानी जाती है। सो दीज पीपल बिल्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिटीज। इसमें जो मेजरली हम पढ़ने वाले हैं वो इनका टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इस सिविलाइजेशन का। देन इंजीनियरिंग एंड सिविक डिज़ाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट फीचर विच इज टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें सबसे पहले है अर्बन डिजाइन। तो अर्बन डिजाइन मतलब कैसा था इनका पूरा वो सिटीज का सिस्टम। तो सिटीज जैसे हमने स्टोरी में भी डिस्कस किया था कि सिटीज काफी ज्यादा प्लान्ड थी, काफी लेड आउट ग्रिड सिस्टम था। जैसे वो होता है ना कि चॉकलेट है तो चॉकलेट में छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, एक प्रॉपर ग्रिड बना होता है, करेक्ट? तो चॉकलेट तो सबने खाई है ना, तो ऐसे चॉकलेट के ग्रिड्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम प्रॉपर ग्रिड सिस्टम वाले पूरी सिटीज थी। सो स्ट्रीट्स रैन पैरेलल टू ईच अदर एंड वर इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स बाय स्मॉल स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर क्या थी कि बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स थी, और जो मतलब जो स्ट्रीट्स थी ना वो एक दूसरे को ऐसे राइट एंगल पर कट करती थी, एंड दिस क्रिएटेड द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और द ग्रिड लाइक इन्वेजन्स टू द मॉडर्न सिटी, सिमिलर जो आज के मॉडर्न सिटीज में हम देखते हैं। इनका जो रोड्स थे, तो मेन रोड्स जो हुआ करते थे वो काफ़ी वाइड थे, जो अराउंड 30 फीट के माने जाते हैं, एंड दे हैड कर्व्ड कॉर्नर्स अलाउइंग द कार्ट्स टू टर्न इजीली। तो मतलब कि रोड्स थे, उनके कॉर्नर्स ऐसे कर्व थे, वाइड रोड्स थे,
ठीक है, और ऐसे कर्व्ड कॉर्नर्स देखे गए हैं। तो कर्व्ड कॉर्नर्स क्योंकि जब वो बैलगाड़ी ऐसे टर्न होगी तो उसको टर्न होने में कोई दिक्कत ना हो। सो स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद द बेक्ड ब्रिक्स, अ साइन ऑफ एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। अब हम आते हैं इसका मटेरियल और मेथड। जो मटेरियल और मेथड क्या था कि दे यूज्ड द यूनिफॉर्म साइज्ड बेक्ड ब्रिक्स एंड द स्ट्रीट शोड द एविडेंसेस ऑफ म्यूनिसिपल लेवल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। ओके, अब हम बात करते हैं इस समय के आर्किटेक्चर की इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर ना दो तरह की बिल्डिंग्स देखी गई हैं। पहली ड्वेलिंग हाउसेस, दूसरी पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है, तो पहले हम ना जो लोगों के घर थे उनके बारे में समझते हैं कि उनके घर कैसे हुआ करते थे। तो अगर हम इनके घर देखें ना तो घर ऐसे ना ब्लॉक्स में बने होते थे, मतलब स्ट्रीट्स के साइड पर। तो अगर ये स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स के साइड पर ऐसे ब्लॉक्स में घर बने होते थे और ज्यादातर ये घर डबल स्टोरी होते थे और इनका रूफ फ्लैट होता था। सो दीज हाउसेज वेरिड इन साइज। अब कोई 2 कमरे वाले होते थे, कोई बड़े बड़े महलों जैसे होते थे। सो दे वर कंस्ट्रक्टेड विद हाई क्वालिटी बेक्ड ब्रिक्स। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये ना बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे और उन्हीं बेक्ड ब्रिक्स का यूज करके यहाँ पर घरों को भी बनाया गया था। एंड सी दीज लास्टेड ओवर 4500 ईयर्स। तो हमने इस सिविलाइजेशन को कोई 4500 साल बाद हमने खोज निकाला है। आज तक उनके वो जो ब्रिक्स हैं वो आज तक एग्जिस्ट करती हैं। इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की ब्रिक्स उन्होंने यूज की थी। सो द कॉमन फीचर्स वर द कोर्टयार्ड होता था ऐसे सेंटर में, साइड में बाथरूम, किचन और एक वेल होता था और एक छोटा सा स्टेयरकेस होता था जो उनको ऊपर वाले फ्लोर्स में लेकर जाता था। फिर आते हैं इनकी ग्रेनरीज में। तो हड़प्पा में भी और मोहनजोदारो में भी कुछ सरप्लस फूड ग्रेन्स के स्टोर्स देखे गए थे कि अगर जो ग्रेन्स बनी हैं, उगाई गई हैं एग्रीकल्चर से, अगर वो ज्यादा हैं तो उनको स्टोर करने के लिए भी ना प्रॉपर सरप्लस फूड स्टोरेज ग्रेनरीज हुआ करती थी। 2 rows ऑफ ग्रेनरीज होती थी, ईच विद 6 यूनिट। तो 2 rows होती थी और हर एक में 6 यूनिट्स होते थे। सो दे वर बिल्ट नियर द रिवर बैंक्स फॉर इजी बोट ट्रांसपोर्ट। तो इनको ना ऐसे रिवर्स के, क्योंकि ये पूरी सिविलाइजेशन कहाँ थी, या तो इंडस वैली या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास, इंडस रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, राइट। तो इन सब को ना ऐसी जगह बनाया जाता था जहां पर रिवर पास में हो, जिससे कि इस फूड आइटम को या इन फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने में बोट्स के थ्रू कोई दिक्कत ना हो। सो नियर बाय सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स लाइकली यूज्ड फॉर द थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन्स। तो इनके आसपास ना कुछ ऐसे ब्रिक्स के ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे और ये माना जाता है कि शायद ये उस समय थ्रेशिंग के लिए यूज किया जाता था, मतलब ग्रेन्स को चाफ से अलग करने के काम आता था। नाउ द ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में देखा गया था, तो इट इज पॉसिबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर बाथ जो ह्यूमन हिस्ट्री में देखा गया है। ये एक सेंट्रल बिल्डिंग एरिया था जिसमें 6 एंट्रेंसेस थी, उसमें ड्रेसिंग रूम्स भी थे। जैसे आज के ना आप स्विमिंग पूल्स को या फिर वो जहाँ पर ना रिलीजियस बाथ्स लिए जाते हैं, जैसे अगर आप हिमाचल में मणिकरण साहिब जाओ तो वहां पर भी वो रिलीजियस बाथ है और साइड पर ना पूरे ड्रेसिंग रूम्स और गैलरीज है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट है कि लोग अगर नहा रहे हैं तो उनके आसपास उनके बाहर ना निकलना पड़े और वो कपड़े भी अपने आराम से प्राइवेसी में चेंज कर पाए। तो बिल्कुल वैसा ही एकदम सेट ऑर्गेनाइज सिस्टम उस समय पर भी था। सो दे वर मेड ऑफ वाटर टाइट विद बिटुमिन लाइंड बर्न्ट ब्रिक्स। तो बर्न्ट ब्रिक्स से बने थे, वही बेक्ड थी और उसमें ना बिटुमिन लगाया था। तो बेसिकली इनकी वजह से ना कोई किसी तरह का पानी का लीकेज नहीं होता था। सो दे वर लाइकली टू बी यूज्ड फॉर रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पसेस। तो ये रिलीजियस या सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए इन ब्रिक्स का यूज किया जाता था, इस रिलीजियस बात या ग्रेट बात का यूज किया जाता था। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हम इनकी स्क्रिप्ट को ना ढंग से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, लिखा क्या है। अब इनकी पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें तो उनमें एक असेंबली हॉल हुआ करता था, मोहनजोदारो में जो देखा गया है। सो दे हैड द लार्ज पिलर्ड हॉल, जिसके साइड पर ना थिक ब्रिक्स की वॉल होती थी और इनमें ऑलमोस्ट 20 पिलर्स देखे गए हैं। सो दे मे हैव फंक्शनड एज अ प्रेयर हॉल, असेंबली हॉल और इवन ये एक पैलेस भी हो सकता है। तो
ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटेशन इनका बहुत अच्छा था, मतलब ये तो एक सीखने वाली चीज है हम मोहनजोदारो से। सो द सिटीज हैज एन एक्सीलेंट एंड एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। किचन और बाथरूम्स के जो फ्लोर्स होते थे ना वो ऐसे स्लोप्ड होते थे और वो स्ट्रीट की ड्रेन्स से कनेक्टेड होते थे। सो स्ट्रीट ड्रेन्स वर अलोंग द साइड्स ऑफ द रोड, ये बिल्कुल रोड्स के साइड पर ऐसी ड्रेन्स होती थी और ये कवर्ड होती थी, और कुछ डिस्टेंस पर जाकर यहाँ पर मैन होल्स होते थे, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पर मैन होल्स देखने को मिलते थे ताकि इन ड्रेन्स की ना प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। देन दिस प्रूव्स दैट दे वर वेरी फोकस्ड ऑन हाइजीन, और यहाँ पर डीप अवेयरनेस थी अबाउट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लेanलीनेस। तो ये जो हमारे हड़प्पन लोग थे ना ये काफी हाइजीनिक थे और इनका ये सैनिटेशन के मामले में ना काफी अवेयरनेस रखते थे। फिर बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की। तो इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें मल्टीपल सोशल ग्रुप्स देखे गए हैं, जैसे कुछ रूलर्स थे जो राज करते थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, आर्टिशंस थे, फार्मर्स थे और लेबरर्स थे। तो अलग अलग तरह के लोग देखे गए हैं। इनके फूड की बात करें तो इनका जो स्टेपल फूड था दैट वाज व्हीट, और बाकी जो क्रॉप्स ये उगाते थे दैट वाज बार्ले, मस्टर्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये सारे वो कंज्यूम भी करते थे, और इसके साथ मिल्क, एग, फिश, मीट, ये सब कुछ वो कंज्यूम करते थे। देन द फार्मिंग वाज एडवांस्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग इनकी देखी गई है। अब बात करते हैं इनके ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स की। तो जैसे हमने इजिप्शियन में ही बात की थी, जैसे हमने स्टोरी में भी बात की थी कि यहाँ के जो मेन और विमेन थे ना वो भी काफ़ी, मतलब दोनों ही काफ़ी कॉन्शियस थे। अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, तैयार होना, मेकअप करना, इन सबको बहुत पसंद था। सो दे वोर कॉटन एंड द वूलन गारमेंट्स, एंड मेन एंड विमेन वेयर टू पीस ड्रेसेस, मेन लाइक धोती एंड विमेन लाइक स्कर्ट्स एंड शॉल। ठीक है, आगे देखें तो ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ऑर्नामेंट्स में नेकलेसेस, एमुलेट्स, फिंगर रिंग्स ये पहनते थे, एंड विमेन वोर द हेड ड्रेस। ठीक है, देन इयररिंग्स, बैंगल्स, गर्डल्स, देन प्रॉपर नेकलेसेस, देन ब्रेसलेट्स एंड एंकलेट्स। तो रिच वोर गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी, और जो पुअर लोग होते थे वो शेल्स, बोन्स या फिर कॉपर का यूज करते थे अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए, और वही पहनते थे। ग्रूमिंग, तो जो मेन थे, जो मेल्स थे, दे केप्ट बियर्ड एंड हेयर वर कॉइल्ड विद टॉप नॉट और टाइड बैग, एंड विमेन यूज्ड हेयर पिन्स एंड कॉम्स। कॉस्मेटिक्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सनल केयर। तो मतलब ऐसा मत सोचो कि आज हम इस सदी में आकर हम कॉस्मेटिक्स का यूज़ करें और हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं खुद को लेकर, अपने कपड़ों, अपनी लुक्स, अपनी ज्वेलरी को लेकर। ये आज से 4500 साल पहले भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट की। तो फिर वही बात है कि ये मत सोचो कि हमें ही घूमने जाने का शौक है और हमें ही इस भागती दौड़ती दुनिया से एक ब्रेक चाहिए, उनको भी चाहिए होता था। सो दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन। तो इंडोर गेम्स ये लोग खेलते थे, जैसे कि डाइस, बोर्ड गेम्स, सम लाइक द मॉडर्न चेस, राइट। चिल्ड्रन प्लेड व्हील्ड कार्ट्स, animal toys with movable heads, rattles or sliding monkeys. The toys made with the baked clay and terracotta. They enjoyed dancing, singing and drama. Okay. अब बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन की। तो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर। सो फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन, और ये काफ़ी सारी क्रॉप्स ग्रो करते थे जिसमें मेन थी व्हीट, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू कल्टिवेट कॉटन। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका जब टेस्ट होगा तो 4-5 चैप्टर साथ में आएंगे। अब वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से वो कौन सा सिविलाइजेशन है जिसने सबसे पहले कॉटन ग्रो किया था, तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। कौन सी है बताओ, हड़प्पन लिखा हो या इंडस वैली लिखा हो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। दे हैड फर्टाइल लैंड, दे हैड एडवांस टेक्निक दैट लीड टू फूड सरप्लस। मतलब इनकी टेक्निक्स जो फार्मिंग की थी वो इतनी एडवांस थी कि खाना ऐसा नहीं है कि वो थोड़े से लोग हैं बस उतना सा ही उग पा रहा है, मतलब मुश्किल से खाने के गुजारा हो पा रहा है, नहीं। ये इतनी अच्छी टेक्निक्स थी कि ये सरप्लस फूड ग्रेन्स भी बनाते थे विच सपोर्टेड सिटीज पॉपुलेशन। ठीक है, अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पर होता था, जिसमें गोट, शीप, बफलोज, एलिफेंट्स और हम्प्ड बुल्स होते थे। डॉग्स एंड कैट्स वर लाइकली केप्ट एज पेट्स।
नाउ द आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये मत सोचना वही कि हम ही बड़े तेज तरार लोग हैं, बहुत ही आर्टिस्ट लोग हम निकले हैं, हमारी ही जनरेशन्स हैं, बट नहीं, हमसे पहले भी काफ़ी आर्टिस्ट रह चुके हैं. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे वर एक्सीलेंट पॉटर्स एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. They made the pottery using the potter's wheel, which was painted, glazed, and there was various shapes and sizes. They produced terracotta figurines, and especially the female figurines, जिनकी मैंने आपको दिखाया था ना, बिल्कुल ऐसे एकदम पोज में जो खड़ी हुई हैं, possibly representing the mother goddess, and also skilled in using metals जैसे कि copper, bronze, gold, and silver. So their occupation was craft also. ओके, नाउ द ट्रेड. अब ट्रेड में भी ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और काफ़ी अच्छा ट्रेड करते थे. तो ये ट्रेडेड विद इन इंडिया एंड विद मेसोपोटामिया जो आज के टाइम पर इराक में है, पर्शिया जो ईरान में है, और अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान में है. सो द प्रूफ इज द हरप्पन सील जो मेसोपोटामिया, पर्शिया और अफगानिस्तान में मिली हैं, और साथ ही साथ उनकी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिली हैं. अब बात करते हैं ट्रेड के फीचर्स की. सो दे यूज्ड वेट्स एंड मेजर्स ट्रेड करने के लिए, और लाइकली यहाँ पर ना बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि एक चीज़ दो उसके बदले दूसरी चीज़ दो. अब वो पैसों वाला सिस्टम नहीं था यहाँ पर, या कॉइन्स वाला सिस्टम नहीं था. सो दे एक्सचेंज्ड गुड्स विदाउट मनी. नाउ द ट्रांसपोर्ट मेथड्स, तो यहाँ पर लैंड और सी दोनों ही तरह से ट्रांसपोर्ट होता था. जैसे कि हमने बात की थी कि उनकी जो ग्रेनरीज थी ना, वो बनाई गई थी कहाँ पर, रिवर बैंक्स के अलॉन्ग, कि अगर बोट में ले जाने हो, कुछ ग्रेन्स ले जाने हो, तो वो इजीली जा पाए. तो यहाँ पर लैंड और सी ट्रेड देखा गया है. देन दे यूज बुलक कार्ट्स, बोट्स एंड शिप्स फॉर ट्रेड, एंड द डॉकयार्ड डिस्कवर्ड एट लोथल इंडिकेट्स द मरीन टाइम एक्टिविटी. अब बात करते हैं ब्रॉन्ज वर्क और क्राफ्टमैनशिप की. तो ये लोग वो थे जो ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स, ब्रॉन्ज के टूल्स और वेपन्स बनाया करते थे. सो ब्रॉन्ज स्मिथ वर द इम्पॉर्टेंट आर्टिशंस. वो ब्रॉन्ज का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, उनका यूज़ करके टूल्स और स्टैचूज बनाते थे. आइटम्स जैसे कि एक्सेस, सॉज, नाइव्स एंड स्पीयर, एंड स्टैचूज जैसे कि डांसिंग गर्ल जो हड़प्पा में मिली है, वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. अब अगर हम इनके रॉ मटेरियल की बात करें, सो इट वाज सोर्स फ्रॉम कॉपर, मेनली जो खेतरी माइंस हैं राजस्थान में वहाँ से, बलूचिस्तान में, और टिन का जो सोर्स है दैट इज अफगानिस्तान एंड ईरान. ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉपर कहाँ से आया और टिन कहाँ से आया. अब हमने रॉ मटेरियल, मतलब हमने ये तो बोल दिया कि वो ब्रॉन्ज की बनी हुई, तो ब्रॉन्ज के लिए कॉपर और टिन कहाँ से आया, तो ये साइट्स जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखने को. सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा PDF मिल जाएगा, उससे आप पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो. देन कमिंग ऑन टू देयर सील्स, तो इनकी जो सील्स हैं 2000 से भी ज़्यादा सील्स मिली हैं अनअर्थ फ्रॉम द साइड्स. मटीरियल इज क्ले, सोपस्टोन एंड कॉपर, और शेप्स यूजुअली छोटी हैं, स्मॉल, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर. एंड जो कार्विंग्स हैं उसके ऊपर या तो कोई एनिमल की फिगर है, जैसे यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, एलिफेंट, या फिर टाइगर, या फिर किसी ह्यूमन की, जैसे एक योगा करता हुआ इंसान, कोई डिवाइन पोस्चर में हमें देखने को मिला है. सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज सील्स? इन मतलब उस समय पर इन सील्स का, जैसे आज स्टैंप्स लगाते हैं ना कि कहीं पर भी आप कोई चीज़ अटेस्ट करा रहे हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई नोटिफिकेशन निकले, तो हर एक पे एक स्टैंप होती है. तो वैसे ही उस टाइम पर वो सील्स होती थी, दैट वाज यूज्ड बाय मर्चेंट्स एंड लीडर्स, सॉरी नॉट लीडर्स बट ट्रेडर्स, जो अपनी गुड्स को स्टैंप करते थे. सो दीज सील्स वर की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिलीजन, ट्रेड, ड्रेस, ट्रेड, राइटिंग्स एंड डेली लाइफ. राइट, अब इंडस वैली स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है ना, वो आज तक डिसाइफर ही नहीं हो पाई है. सो इट इज़ अनडिसाइफर्ड. तो जो सील्स हैं दे कंटेन स्क्रिप्ट्स इन फॉर्म ऑफ पिक्चर लाइक सिम्बल्स. तो ये जो सील्स हैं ये पिक्चर लाइक सिम्बल्स इनमें देखे गए हैं. सो दे रिप्रेजेंट वर्ड्स, आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स. तो जब हम सील्स की बात कर रहे थे, या कोई फिगर है, या कोई पिक्चर है, या फिर कोई उन्होंने कोई सिंबल ड्रॉ किया है, इन सब का कुछ मतलब है. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है
कि मतलब क्या है ये हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं. So despite much research, scripts is still undeciphered. So some seals show the figure known as Pashupati in the yogic pose and possibly which is a religious symbol. तो ये बोला जाता है कि जो पशुपति सील है ये उनका कोई religious symbol है. Now there were no temple. अब हम religious belief की बात करें तो कोई temples हमें वहाँ पर नहीं मिले हैं. The belief inferred from the clay figurines, especially of the female deities, likely to be the mother goddess, और जो seals हैं with symbolic engravings. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग काफ़ी religious थे. अब पशुपति सील की अगर हम बात करें तो ये 3 फेस्ड फिगर है. योगी जो होता है उस पोज में देखा गया है विच हु इज सराउंडेड बाय द एनिमल्स एंड पॉसिबली ये अर्ली फॉर्म है शिवा की. जो शिव भगवान है उनकी अर्ली फॉर्म है ऐसा माना जाता है. सेक्रेड ट्रीज इनका था. पीपल जहां पर लोग वर्शिप करते थे. एम्यूलेट्स विच इज बिलीव टू बी द वॉर्ड ऑफ evil and suggest belief in luck and spiritual protection. राइट. अब बिलीफ इन आफ्टर लाइफ तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है मेसोपोटामिया में भी और इजिप्शियन में भी कि वो लोग भी ना मतलब वो लोग भी बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है. तो वैसे ही ये भी करते थे सिमिलर टू द इजिप्शियंस. तो दे बरीड द फूड यूटेंसिल्स ऑर्नामेंट्स एंड द डेली यूज आइटम्स विद द डेड. कि अगर खाना पकाने का मन करे तो वो पका लें, अगर उनका मन करे कि फूड यूटेंसिल्स का मन करे तो वो सब कुछ उनका यूज कर लें. सो इन सम केसेस डेड वाज क्रीमेटेड एंड एशेज वर स्टोर्ड इन अर्न्स. तो ऐसे अर्न्स में ना उनके एशेज को स्टोर किया जाता था. अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की. अब इसका जो डिक्लाइन है ना वो काफी एब्रप्ट देखा गया और हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था. सो देयर वाज एन एब्रप्ट डिक्लाइन. तो ये सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट 1000 साल रही और एकदम सडनली खत्म हो गई. अब जैसे जो हमारे काम चल रहे हैं ना आजकल, जिस तरह हम लोग बिहेव कर रहे हैं विद मदर नेचर, एक दिन ऐसा ही आएगा कि आज से 4500-6000 साल बाद ना हमें भी कोई ऐसे खोद रहा होगा हमारे ये सारी चीज़ें और बोलेगा कि हाँ आज से 6000 साल पहले हमारे पूर्वज थे जो काफ़ी सिविलाइज थे लेकिन उन्होंने मदर नेचर का ध्यान नहीं रखा तो वो निकल लिए. ठीक है. तो ये दिन हमारे साथ भी आ सकता है. इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी मदर नेचर का, मदर अर्थ का अच्छे से ध्यान रखें. हम पेड़ लगाएं, मदर नेचर की पूजा करें, उनको बोलें कि हमें ब्लेस करो और हमारा ध्यान रखो. ठीक है. तो यहाँ पर एक सडन एंड देखा गया और उसके लिए ना काफ़ी सेवरल थ्योरीज हैं दैट एग्जिस्ट. सबसे पहली है नेचुरल कैलामिटीज़ की कोई फ्लड आया, अर्थक्वेक आया या फिर कोई एपिडेमिक आ गया और सारी सिटीज़ खत्म हो गई. फिर इन्वेजन हुआ किसी फॉरेन ट्राइब का, तो पॉसिबली आर्यंस का इन्वेजन माना जाता है जिससे डिस्ट्रक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो गया. और इवन ये भी माना जाता है कि जो इंडस वैली, जो इंडस रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं शायद उन्होंने अपना कोर्स चेंज कर लिया हो, ये पहले कहीं और एग्जिस्ट करती हो. सो द शिफ्ट ऑफ द इंडस रिवर मे हैव मेड द रीजन इनफर्टाइल और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया. अब द लेगेसी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब ये तो है कि इनकी जो लेगेसी है वो तो रही है, ऑल्दो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन इंडिया का जो अर्लीस्ट, इसे इंडिया की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है. सो द सिंबल ऑफ एडवांस्ड प्लानिंग, आर्ट and culture, rediscovery of its ruins inspire the national pride in India's ancient past. So this was all from our today's session. I hope आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बुला सकते हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर है. कहीं पर कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.